दोस्तों, विद्यार्थियों का जीवन संघर्ष का जीवन होता है। अभी आप लोगों का जो समय चल रहा है एकदम संघर्ष का समय चल रहा है। बता दें कि 29 जनवरी से क्लास 9 के बच्चों का एग्ज़ाम है और 30 जनवरी को ख़त्म हो जाएगा। यानी कि ये 2 डेट ऐसे हैं जिसमें आपका एग्ज़ाम जो है सो फुल एंड फाइनल हो जाएगा और बाकी फिर आप वेट करोगे रिजल्ट का। तो दोस्तों, रिजल्ट तो आएगा ही, लेकिन बेहतर रिजल्ट करने के लिए आपको अभी से पढ़ाई में लग जाना है। मैं बता दूँ आपको कि 20 जनवरी तक आप लोग सारा मॉडल पेपर को खत्म कर लें, जो भी झारखंड बोर्ड 2025 द्वारा जारी किया गया है। तो जैक बोर्ड मॉडल पेपर 2025 आ गया है, आप लोगों को मालूम होगा। नहीं मालूम है तो आप हमारे चैनल पर आ गए होंगे तो देख ले जा करके, लगातार हम वीडियोस डाल रहे हैं। ठीक है, इससे पहले हिंदी का, इंग्लिश का वीडियो जो है अपलोड कर दिया गया है और ये साइंस का हो चुका है। तो धीरे धीरे सब सब्जेक्ट्स का मैं कर दूंगा। और मॉडल पेपर दोस्तों पढ़ना इसलिए जरूरी होता है क्योंकि आपका एग्ज़ाम का पैटर्न क्या है सारा इसमें जो है सो बताया गया है और ऐसा ही एग्ज़ाम में आपको क्वेश्चन मिलेंगे। ठीक है, तो चलिए समय रहते आप लोग जल्दी सारे वीडियोस को देख लें, सारे क्वेश्चंस को देख लें कैसे क्वेश्चंस हैं। आइए देखते हैं क्वेश्चंस को। तो देख रहे हैं कि ये हमारा मॉडल पेपर का फ्रंट पेज है, लिखा हुआ है झारखंड शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद रांची 24 से 25 का सेशन है। मॉडल पेपर जो है सबका 24 से 25 का है। क्लास 9 विज्ञान है सब्जेक्ट और आपका समय जो दोस्तों बारे में बता रहा हूँ कि आपको 1.5 घंटे समय मिलेगा। हर वीडियोज़ में बता रहा हूँ क्योंकि आप लोग को जो है सो जानकारी मिल जाए। और 40 मार्क्स रहेंगे टोटल। ठीक है, प्रश्नों की संख्या भी क्या रहेगी दोस्तों, 40 रहेगी। और हर एक क्वेश्चन आपको बनाना अनिवार्य है और हर एक क्वेश्चन का आपको यहाँ पे 2 अंक निर्धारित किया गया है। ये तो थोड़ा अजीब लग रहा है, ये गलती से शायद 2 लिख दिया है ना। हर एक क्वेश्चन का 1 मार्क्स रहेगा। ठीक है, हर एक क्वेश्चन का 1 मार्क्स रहेगा और आपका 40 क्वेश्चन रहेगा। 40 यानी कि 40 क्वेश्चन का 40 मार्क्स मिलेगा आपको। ठीक है, और गलत आपको यहाँ बोला जा रहा है कि प्रत्येक क्वेश्चन के 4 विकल्प रहेंगे, 1 विकल्प सही करके आना है आप लोगों को। और सभी प्रश्न आपका अनिवार्य है, कोई गलत कर देते हैं तो आपको उसका नेगेटिव मार्किंग नहीं मिलेगा, मतलब नंबर नहीं काटा जाएगा। आप लोग बेफिक्र रहें। तो यहाँ पे जो है ना, यहाँ पे 2 ईच क्वेश्चन कैरी 2 मार्क्स लिखा हुआ है। देखते हैं 40 क्वेश्चन है कि नहीं है। 40 क्वेश्चन होगा तो 40 तो है इसमें है, लेकिन ये गलती लिख दिया। 2 मार्क्स नहीं मिलेगा, 1 मार्क्स मिलेगा। ठीक है, चलिए आइए सबसे पहला सवाल देखते हैं। आप लोग के स्क्रीन पे दिख रहा होगा। जो बच्चे नए जुड़ गए हैं उन सभी को मैं कहूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि लगातार जो नेक्स्ट वीडियोस आएगी आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। और बहुत लोग बोलते हैं सर कि वीडियोस आप अपलोड करते हैं मुझे मालूम ही नहीं चलता है। तो मैं बता दूं कि सब्सक्राइब करने के साथ साथ आपको बेल आइकन दबाना है। बेल आइकन आपका दबाना है और बेल आइकन दबा दोगे तो आपका नोटिफिकेशन के माध्यम से हर एक वीडियो मेरी वीडियो आपको मिल जाएगी। चलिए, और एक बच्चे लोग को कहूँगा बात कि नए बच्चे जो हैं वो अपना व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन हो जाएंगे, जो कि क्लास 9 का व्हाट्सएप ग्रुप है। अब व्हाट्सएप ग्रुप मिलेगा कहाँ, तो इसी वीडियो के मोर पे क्लिक करना है और मोर पे क्लिक करने के बाद आपको क्लास 9 का जो है सो व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मिल जाएगा। वहाँ क्लिक करते साथ आप जुड़ जाओगे ऑटोमेटिक। और फिर भी दिक्कत आ रही है तो ये रहा हमारा कॉन्टैक्ट नंबर 6200230424। इस नंबर पर आप कॉन्टैक्ट करें, हमें मैसेज करें, आपको हम आपके व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ देंगे। ठीक है, चलिए अब हम लोग फाइनली शुरू करते हैं। हमारा सबसे पहला क्वेश्चन देख रहे हैं कि खरपतवार फसल के पौधे को प्रभावित करता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए, पौधों को बढ़ने से पहले ही मार देते हैं, या फिर पौधों को बढ़ने के लिए हावी कर देते हैं, या फिर सी, फसलों यानी कि पौधों के विभिन्न संसाधनों के लिए प्रतिस्पर्धा करते हैं, इससे पोषक तत्वों की कमी पोषक तत्वों की कम उपलब्धता होती है, या फिर सभी। तो लग तो रहा है ऑप्शन की डी हो जाएगा, लेकिन डी नहीं होगा। क्योंकि देखिए खरपतवार का मतलब होता है क्या पता है, खरपतवार फसलों को प्रभावित करता है। मतलब अगर घास वगैरह आपका पौधा में बढ़ जाएगा, मतलब पौधा के साथ घास भी आ जाएगा, घास क्या करेगा, पौधों को बढ़ने से पहले ही मार देता है। मारेगा नहीं, पौधा छोटा रहेगा, आपका पौधा बढ़ेगा नहीं, घास उसको क्या करेगा, दबा देगा। तो पौधा आपका बढ़ने में नहीं वो अपना स्थान, मतलब पौधे को बढ़ने का स्थान नहीं मिलेगा, ये कहना है। और पौधों को बढ़ने से पहले ही हावी कर देगा, तो ये भी नहीं होगा। यहाँ पे ये हो जाएगा ऑप्शन, फसलों को जो है ना, फसलों के विभिन्न संसाधनों के लिए प्रतिस्पर्धा करते हैं, जिससे पोषक तत्वों की कमी हो जाती है, उपलब्धता जो है सो नहीं मिलती है ना, ये हो जाएगा। आप कितना भी उसमें आप खाद डालो, आप पौधा को मिलेगा पोषक तत्व, तो वो क्या करेगा, जो है सो घास वगैरह जो उग जाता है ना, वो उसको कंज्यूम कर लेगा, पौधा को दिक्कत कर लेगा। इसलिए ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आइए सवाल नंबर 2 देखते हैं कि पोल्ट्री पक्षी यानी कि जो पोल्ट्री मुर्गा वगैरह होता है या फिर जो पालते हैं लोग है ना बिजनेस के मकसद से, तो पोल्ट्री पक्षी के विदेशी नस्ल जिसमें अंडे देने की क्षमता अधिक होती है उसको क्या बोलते हैं, वाइट लेगार्न या फिर ब्रायलर या फिर वाइट कॉर्निक्स और न्यू हेमिस्फेयर। तो आपको पता है कि जो विदेशी नस्लें जो हम लोग पालते हैं है ना, जो पोल्ट्री फार्म में पाले जाते हैं, खास करके पोल्ट्री मुर्गा, पोल्ट्री बत्तख वगैरह, तो उससे बत्तख का जो अंडा देने का क्षमता होता है ना वो अधिक होता है। क्या होता है, अधिक। तो वो
अधिक देने वाले अंडों की क्षमता जिसकी होती है वो पक्षी कहलाते हैं व्हाइट लेगार्न। क्या कहलाते हैं? व्हाइट लेगार्न। ठीक है, याद रखना। आप लोग का थोड़ा सा मॉडल पेपर टफ किया है, मैं बता दूं, इस बार थोड़ा सा मॉडल पेपर टफ किया हुआ है क्लास 9 का। ठीक है, थोड़ा सा ध्यान देंगे, क्वेश्चन थोड़ा नया नया आपको मिलेगा, तो आपकी ये चीज़ को आप ध्यान से पढ़ेंगे। व्हाइट लेगार्न बोलते हैं। सवाल नंबर 3 देखते हैं। सवाल नंबर 3 क्या है कि मधुमक्खी की निम्नलिखित प्रजातियों में से कौन सी एक इतालवी प्रजाति है? मतलब इतालवी मतलब इटालियन प्रजाति, इटली की मधुमक्खी है, बताएं। एपिस मेलिफेरा या फिर एपिस डोरसाटा या फिर एपिस फ्लोरा और एपिस सेराना इंडिका। यहाँ बोला है क्या? इटालियन, यानी इटालियन स्पेसीज, इतालवी प्रजाति का कौन सा ऐसा मधुमक्खी है? तो इसका आंसर हो जाएगा, पता है क्या? एपिस मेलिफेरा। थोड़ा सा मैं कह रहा हूँ क्वेश्चन नया नया आप लोग के लिए, सब ध्यान दीजिएगा। झारखंड बोर्ड थोड़ा कभी है ना, ऐसा ऐसा क्वेश्चन सेट करता है कि बच्चा पढ़ा भी नहीं होगा। ठीक है, क्या है? एपिस मेलिफेरा। क्या है ये? इटालियन प्रजाति की क्या है? मधुमक्खी है। सवाल नंबर देखते हैं चौथा। बारूद होता है, बारूद होता है क्या? तत्व होता है, यौगिक होता है, मिश्रण होता है या फिर तरल होता है? मिश्रण। तो तत्व यौगिक मिश्रण, यानी कि बारूद कई चीज़ों का होता है मिश्रण, है ना, 2 से अधिक तत्वों का मिश्रण होता है क्या? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? मिश्रण। बारूद कई तत्वों का मिश्रण होता है। चलो नेक्स्ट सवाल देखते हैं। 5वां नंबर सवाल है, विभिन्न विधियों से प्राप्त क्यूप्रिक ऑक्साइड के नमूनों में कॉपर और ऑक्सीजन की प्रतिशत मात्राएं एक ही पर पाई जाती है। इससे जिस नियम की संतुष्टि होती है वह है द्रव की और अनस्वरता का नियम। अच्छा, द्रव के और अनस्वरता का नियम और गुणित अनुपात का नियम या फिर स्थिर अनुपात का नियम या फिर व्युत्क्रम अनुपात का नियम। यहाँ पे क्या बोला गया है कि एक क्यूप्रिक ऑक्साइड में है सो कॉपर और ऑक्सीजन का क्या है? कुछ प्रतिशत का मात्रा मिलाया गया है ना। तो ये क्या मतलब इसमें से किस नियम को सुस्पष्ट करता है? तो सवाल नंबर जो 5वां का आंसर हो जाएगा ना, ये हो जाएगा आपका स्थिर अनुपात का नियम। ठीक है, क्यूप्रिक ऑक्साइड अगर बनाया जा रहा है तो कुछ एक निश्चित अनुपात उसमें दिया जाता होगा। ठीक है, मतलब किसका? तो ऑक्सीजन का और कॉपर का। ठीक है, क्यूप्रिक ऑक्साइड मतलब कॉपर और ऑक्साइड, कॉपर और ऑक्सीजन का मात्रा एक निश्चित अनुपात में होता होगा, इसलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा? स्थिर अनुपात का नियम। सवाल नंबर 6 देखते हैं। प्रोटॉन का द्रव्यमान इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान से गुना है ना, से गुना है कैसा? लगभग 200 गुना, लगभग 2000 गुना, लगभग 1000 गुना और लगभग 100 गुना। यहाँ क्या बोला जा रहा है कि प्रोटॉन का द्रव्यमान इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान के कितना गुना? ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये सवाल पूछा गया था पहले भी। आप लोग बता दें किसका आंसर हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, 2000 गुना। ठीक है, कौन किससे 2000 गुना अधिक है? तो बता देते हैं, फिर से समझिएगा। यहाँ बोला क्या? इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान, है ना, प्रोटॉन का द्रव्यमान इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान से, मतलब प्रोटॉन जो है ना प्लस पॉइंट है, मतलब प्रोटॉन का द्रव्यमान इलेक्ट्रॉन से क्या है? 2000 गुना क्या है? ज़्यादा है। ठीक है, 2000 गुना। चलो सवाल नंबर हमारा 6वां हो गया, 7वां चलते हैं। 7 नंबर सवाल देख रहे हैं क्या है कि दिए गए दूरी ग्राफ में चाल का मान, है ना, चाल का मान क्या होगा? देखो यहाँ पे जो है ना, तो ये आपका समय और चाल का ग्राफ है, समय और दूरी का ग्राफ है, देख रहे हैं। ये आपको यहाँ पे समय दिया हुआ है, इसमें ये दूरी दिया हुआ है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग इकाई अंक को देखते हैं। इकाई यानी कि E1 दिख रहे हैं, E1 दिख रहे हैं ना, E1 का जो इंडिकेशन कहाँ हो रहा है? समय में, दूरी में 8, यानी कि समय है 1 सेकेंड में 8 मीटर, 2 सेकेंड में 16, 3 सेकेंड में 24 और 4 सेकेंड में 32, है ना। ये मीटर है सब, ये मीटर में है ये दूरी और ये सेकेंड में है समय, है ना। मीटर प्रति सेकेंड होता है समय। समय का मतलब चाल का मात्रा क्या होता है? मीटर प्रति सेकंड होता है कि नहीं होता है? चाल का मात्रा मीटर प्रति सेकंड, तो हमको इसी से ना मिलाना पड़ेगा, इधर मीटर इधर सेकंड। तो यहाँ पे क्या बोलेगा? क्या दूरी ग्राफ जो है ना, ये बताएगा इसमें 1 इकाई वाला, यानी कि 8 मीटर प्रति सेकंड। ऑप्शन नंबर सी यही इसमें दिखा रहा है चाल का जो है सो ग्राफ। 1 सेकंड में 8 मीटर, वही 8 मीटर प्रति सेकंड, मतलब 1 सेकंड, 1 सेकंड में 8 मीटर। हाँ, चलो सवाल नंबर 8 देखते हैं। एक समान वृत्तीय गति में चाल और वेग दोनों अचर रहते हैं, चाल और वेग दोनों चर रहते हैं, और चाल और वेग अचर रहते हैं, चाल चर और वेग अचर रहते हैं, और चाल अचर और वेग चर रहते हैं। तो ये सवाल का जो आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चाल अचर रहेगा और वेग चर रहेगा, चाल अचर वेग चर रहेगा। ठीक, किसमें रहेगा? तो एक समान वृत्तीय गति में। ठीक है, सवाल नंबर देखो 9वां क्या है आप लोग का? लिखित में से कौन सा युग्म गलत है? देखो यहाँ पे क्लोरोप्लास्ट जो होता है ना, यहाँ लिखा हुआ है क्लोरोप्लास्ट कोशिका का रसोई घर। बात सही कह रहा है, क्लोरोप्लास्ट जो है सो कोशिका का रसोई घर होता है, लेकिन वो पादप कोशिका के लिए होता है, यानी कि पौधों की कोशिका के लिए। लेकिन वही हम
बोल सकते हैं जीव कोशिका, जैसे हम लोग हो गए, मनुष्य हो गया, जीव जंतु हो गया, तो उसके कोशिका में है ना हमारा क्लोरोप्लास्ट नहीं पाया जाता है। तो क्लोरोप्लास्ट किसमें पाया जाता है? पौधों की कोशिका में। यहाँ पे अगर बोलता है ना कि पादप कोशिका का रसोई घर, तो हम लोग क्या करते हैं, उसको सही करते हैं। लेकिन यहाँ पे डायरेक्टली कोशिका का रसोई घर बोल दिया है, तो ये कोशिका होते हैं दो प्रकार के, एक होते हैं पादप कोशिका, जंतु कोशिका। पादप कोशिका के लिए गलत हो जाएगा, नहीं, जंतु कोशिका के लिए सही हो जाएगा, जंतु कोशिका के लिए सही हो जाएगा, लेकिन पादप कोशिका के लिए गलत हो जाएगा। पादप कोशिका के लिए सही हो जाएगा, जंतु कोशिका के लिए गलत हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन नंबर 9 में बताया रहा, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म गलत है? क्लोरोप्लास्ट कोशिका का रसोई घर, और माइटोकॉन्ड्रिया कोशिका का पावर हाउस, और लाइसोसोम स्रावी कनिकाएं, और नाभिक कोशिका का मस्तिष्क। यानी कि इसमें जो ऑप्शन हो जाएगा ए गलत हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे बता दें कि कोशिका का रसोई घर जो है ना क्लोरोप्लास्ट होता है, लेकिन पौधों में होता है, पौधों में, यानी कि पादप कोशिका में बात करेंगे तो उस समय क्लोरोप्लास्ट कोशिका का रसोई घर कहलाएगा, तब सही है। लेकिन यहाँ पे डायरेक्टली खाली कोशिका बोला है, तो कोशिका किसका है? पादप का है कि जंतु का है, पता नहीं चल रहा है। कोशिका होता है दो प्रकार का, पौधा कोशिका और जंतु कोशिका। जंतु कोशिका के लिए अगर हम बात करें तो ये रॉन्ग हो जाएगा, और पादप कोशिका की बात करें सही हो जाएगा। तो इसलिए इसके लिए जो है सो ये कंफर्म नहीं बैठ रहा है, इसका आंसर क्या हो जाएगा? 1 गलत हो जाएगा, ठीक है। बाकी ये 2, 3, 4 सही है। चलिए सवाल नंबर देखते हैं 10 देख रहे हैं क्या है कि पौधों के मूल रोम मिट्टी से जल को अवशोषित करते हैं। विसरण, अंतःशोषण, परासरण, उपरोक्त सभी। तो उपरोक्त सभी कह करके लोग क्या करते हैं, बिना पढ़े लिखे उपरोक्त सभी मार देते हैं, लेकिन नहीं करना है। यहाँ क्या बोल रहे हैं? मिट्टी से जल का अवशोषण करता है ना, तो पौधों में मूल रोम यानी कि जड़ द्वारा जो है मिट्टी से जल का अवशोषण होता है, इसको हम लोग बोलते हैं क्या? इसको हम लोग बोलते हैं परासरण, ठीक है। याद रखिएगा, जल और खनिज का हम लोग पहले पढ़े थे लाइव क्लास में, जल प्लस खनिज, पौधों द्वारा जल या फिर खनिज का अगर अवशोषण होगा तो वो परासरण कहलाता है। और वही पौधों से गैस का होगा आदान प्रदान, यानी कि गैस कार्बन डाइऑक्साइड लेगा, ऑक्सीजन छोड़ेगा, तो हो जाएगा विसरण। विसरण होता है किसका? गैसों का आदान प्रदान। और परासरण क्या होता है? जल और खनिज का अवशोषण, याद रखना, ठीक है। इसीलिए आंसर सी हो जाएगा। आइए चलते हैं 11 नंबर क्वेश्चन क्या है कि इनमें से कौन एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम से संबंधित नहीं है। अगर आप लोगों का क्वेश्चन काफ़ी भयानक सेट किया हुआ है, ऐसा पहले कभी नहीं था, और इससे उम्मीद जताया जा रहा है कि फाइनल में भी ऐसा क्वेश्चन रहने वाला है। थोड़ा सा अब टफ किया आप लोगों का। इनमें से कौन सा एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम से संबंधित नहीं है? यह नाभिक और कोशिका द्रव के बीच प्रोटीन के लिए परिवहन चैनल के रूप में व्यवहार करता है, या फिर यह कोशिका द्रव में विभिन्न क्षेत्रों के बीच सामग्री का परिवहन करता है, या फिर यह ऊर्जा उत्पादन का स्थल हो सकता है, या फिर यह कोशिका की कुछ जैव रासायनिक गतिविधियों का स्थल हो सकता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो बता दें कि इसमें क्या होता है ना कि यह ऊर्जा उत्पादन का स्थल हो सकता है, ठीक है। यह ऊर्जा उत्पादन का स्थल हो सकता है। कौन? तो एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम, ठीक है, इसको बोलते हैं ईआर, है ना। अच्छा, ईआर नहीं हो सकता है, ठीक तो है, मतलब यह ऊर्जा का उत्पादन का स्थल हो सकता है, ये नहीं बोल रहा है, ठीक है, बाकी सब होगा। चलिए सवाल नंबर 12 चलते हैं। परमाणु के नाभिक की खोज किसने की थी? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। रदरफोर्ड, जेम्स चैडविक, नील बोर और थॉमसन, सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो रदरफोर्ड ने किया था, ठीक है, परमाणु का जो है सो नाभिक का खोज जो है सो रदरफोर्ड ने किया था, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। सवाल नंबर चलते हैं 13। वैसे तत्व जिनकी परमाणु संख्या समान है परंतु द्रव्यमान भिन्न हो, है ना, कहलाते हैं अवरूप, अपर रूप और समस्थानिक, या फिर बहुलक, या फिर समभारिक। तो ऐसे तत्व को बोलते हैं दोस्तों समस्थानिक, है ना, जिसका परमाणु संख्या समान हो परंतु द्रव्यमान अलग हो, है ना, उसको बोलते हैं समस्थानिक। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा करेक्ट। सवाल में चलते हैं 14 में क्या देख रहे हैं कि कक्षा 3 यानी कि KLMN होता है ना, ये छोटा वाला गोला K है, फिर L है, फिर यहाँ बोल रहा है M, यानी कि इसमें तो M में अधिकतम इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं कितने? 2, 8, 18 और 12। तो पता है 2 यहाँ रहता है, इसमें 8 रहता है 18, है ना। तो M में यानी M कोष में, M कक्ष में जो है सो यानी नंबर 3 कक्ष में बोल सकते हैं आप, लगभग कितना रहेंगे? 18 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए सवाल नंबर चलते हैं हमारा 15 चलते हैं पहले, फिर 15 देखते हैं कि यदि गति करने के लिए स्वतंत्र 1 kg द्रव्यमान की किसी वस्तु पर 1 न्यूटन का बल लगाया जाता है तो वह है। यदि गति करने के लिए स्वतंत्र 1 kg द्रव्यमान की कोई वस्तु है तो उस पर 1 न्यूटन का बल लगाया रहा है ना, तो वो जो है 1 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर ही के दौरान से गतिशील होगा, ठीक है। इसलिए ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, ठीक है। तो इसका हो गया मीटर
प्रति सेकंड स्क्वायर जब भी रहेगा 1 kg द्रव्यमान का वस्तु को अगर 1 न्यूटन बल दिया जा रहा है तो उसका जो है सो गति के दौरान 1 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर के चाल से ही गतिशील होगा। ठीक है, चलो सवाल नंबर हम लोग का हो गया 16, 15 हो गया, 16 चलते हैं। जड़त्व का गुण है क्या है? किसी वस्तु में, प्रत्येक वस्तु में, किसी भी वस्तु में नहीं और केवल गतिशील वस्तु में। ये क्वेश्चन हम बार बार करवाए हुए हैं, मॉडल्स प्रैक्टिस सेट में भी क्वेश्चन को मैंने बार बार करवाया है। बता दें कि प्रत्येक वस्तु में जड़त्व का नियम लागू होता है। ठीक है, हर एक वस्तु में जड़त्व पाया जाता है। चलो सवाल नंबर हमारा है सो बी हो गया, 16 का आंसर बी हो गया। 17 चलते हैं। 17 में बोला जा रहा है, देखो किसी 6 kg द्रव्यमान यानी कि m जो है ना, m कितना है? m है सो 6 kg है ना, द्रव्यमान की गेंद 4 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर त्वरण मतलब समझ रहा है, ए एक्सीलरेशन 4 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर है ना, कि त्वरण से उत्पन्न करने के लिए कितने बल की आवश्यकता होगा? तो बल का फॉर्मूला क्या होता है बताओ? F = m में है ना, तो m से हो गया कितना? 6 kg और a कितना है? 4, यानी कितना हो गया? 24 न्यूटन। ठीक है, तो कितना हो गया? 24 न्यूटन। तो ऑप्शन देख रहे कहाँ है? बी में, यानी कि 24 न्यूटन का बल चाहिए। और सवाल नंबर देखते हैं 18 क्या है? जाइलम किससे बना होता है? ट्रैकिड से, वाहिका से, दोनों से, इनमें से कोई नहीं। बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल, सारा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है मैं कहूँगा, इसलिए ट्रैकिड्स और वाहिका दोनों से जाइलम बना होता है। ठीक है, याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। यहाँ देखिएगा, यहाँ इधर नहीं। सवाल नंबर 19, टेंडन। टेंडन बहुत ही इंपॉर्टेंट सा पार्ट है हमारे शरीर का। टेंडन एक संरचना है जो जोड़ती है क्या? एक हड्डी को दूसरी हड्डी से, या फिर एक मांसपेशी को हड्डी से, या फिर तंत्रिका को मांसपेशी से, या फिर एक मांसपेशी को मांसपेशी से। तो टेंडन जो होता है ना, टेंडन क्या करता है? टेंडन जो क्या करता है समझो फिर से, तुम लोग ध्यान देना, मांसपेशी को हड्डी से जोड़ता है। यानी कि जो हड्डी हम लोग होता है ना, हड्डी, मान लो ये हमारा हड्डी है, मांस, शरीर का हड्डी है, क्या है? हड्डी। हड्डी पे जो मांस लदा होता है ना, मांस मतलब वो जो हम लोग का होता है, ये गुर्दा मांस वगैरह, वो लटका होता है किस पर? टेंडन पर। तो इसी को हम लोग बोलते हैं, एक हड्डी को नहीं, एक मांसपेशी को हड्डी से जोड़ने का काम करता है टेंडन। कौन करता है? टेंडन। ठीक है, ध्यान देना। इसको इंग्लिश में बोलते हैं लिगामेंट। लिगामेंट इसमें दिया हुआ है क्या? जो नहीं दिया हुआ है। सवाल नंबर देखो 20 में क्या है कि एक व्यक्ति दुर्घटना का शिकार हुआ है, मतलब एक्सीडेंट हो गया है, जिसमें हाथ की 2 लंबी हड्डियां उखड़ गई। ठीक है, तो निम्नलिखित में से कौन सा संभावित कारण हो सकता है टेंडन टूटने का? बताओ क्या लिखा हुआ है? टेंडन टूटना, फिर कंकाल की मांसपेशियां ऊतक का टूटना, या फिर लिगामेंट टूटना, या फिर एरिओलर ऊतक टूटना। तो इसमें हो जाएगा, होता है क्या? लिगामेंट टूटना। ठीक है, ये लिगामेंट टूटने का जो कारण बनता है। चलो सवाल नंबर 20 का हो गया सी। चलते हैं 21। किसी तत्व के परमाणु के नाभिक की द्रव्यमान संख्या कितना है? 23 है, और उसमें से 12 न्यूटन है। तो तत्व का परमाणु संख्या क्या होगा? तो यहाँ पे डायरेक्टली जब द्रव्यमान दे रखा है 23 यूनिट, तो आपको 23 को भागा देना है 2 से। कितना निकलेगा? 11 दूनी 22 है ना। तो याद रखना है कि 11 दूनी 22 यानी कि ये विषम संख्या में आएगा, और एक 23 एक साइड हो जाएगा। तो यानी कि इसका अगर हम लोग लॉजिकली देखें तो 11 नंबर इसका होगा। ठीक है, 11 नंबर में हमारा क्या आता है? तो हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, सोडियम। यानी कि सोडियम का ये परमाणु द्रव्यमान था, है ना, इसका 12 न्यूटन होता है, और परमाणु संख्या कितना हो जाएगा? 11 कहीं दिख रहा है? ऑप्शन नंबर ए दिख रहा है। ठीक है, चलिए सवाल नंबर चलते हैं 22। 300 केल्विन को सेंटीग्रेड में बदलने का जो है सो ना, बदलने पर मान क्या होगा? 300 डिग्री सेंटीग्रेड और 377 डिग्री सेंटीग्रेड और 27 डिग्री सेंटीग्रेड और 273 डिग्री सेंटीग्रेड। तो इसका जो है ना 273 माइनस अगर के करते हैं, के माइनस 273, देखिएगा के माइनस 273 करेंगे। ठीक है, सी निकालने के लिए। तो के कितना दिया हुआ? 300 दिया हुआ है, और 273 हटा दें, कितना आएगा? 27 आएगा 27, है ना। कहाँ दिख रहा है? ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 22 का आंसर सी हो जाएगा। 27 डिग्री सेंटीग्रेड, ऑप्शन नंबर सी। चलिए, फॉर्मूला होता है सी इक्वल टू के माइनस 273। इस पर करना है आप लोग, आंसर निकल जाएगा। चलो सवाल नंबर हमारा देखते हैं 23। 96 ग्राम कार्बन में, है ना, मोलों की संख्या क्या होगी? तो मोलों की संख्या का फॉर्मूला क्या होता है पता है? मोलों की संख्या का फॉर्मूला होता है, ध्यान देगा, मोलों की संख्या, मैं लिख रहा हूँ जल्दबाजी में, छोटा जगह नहीं आता रही है। मोलों की संख्या क्या होता है पता है? द्रव्यमान बट्टा, ये बार बार सवाल पढ़ाए हैं आप लोग को, द्रव्यमान बट्टा क्या होगा? मोलर द्रव्यमान। क्या होगा? मोलर द्रव्यमान। ठीक है,
अब मोलर द्रव्यमान निकले कैसे समझना है। तो यहाँ पे द्रव्यमान रखते हैं ऊपर में यानी अंश में, कितना है 96 ग्राम, ठीक है, मोलों का संख्या निकालने के लिए। और यहाँ पे कितना है कार्बन, कार्बन का मोलर द्रव्यमान कितना आता है, हाइड्रोजन हीलियम लिथियम बेरिलियम बोरान कार्बन, कार्बन आता है 6 नंबर पर, यानी कि 6 दूना 12 है ना, 12 ग्राम, ठीक है। तो 12 ठी 96 यानी कि 8 होगा संख्या इसका, मोलर की संख्या कितना होगा 8। तो मोलों की संख्या 8 है। देखिए ऑप्शन कहाँ है, ए 44, बी 12 और सी 8 और डी 16। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका सी 8। सवाल नंबर जो है ना 23 का आंसर हो जाएगा 8, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। अगला चलते हैं सवाल 24 नंबर सवाल देख रहे हैं। दो कणों के बीच गुरुत्वाकर्षण बल होता है, हम लोग जानते हैं, तो उसके बीच की दूरी क्या होती है, समानुपात में कि वर्ग के अनुपात में, वर्ग के समानुपात या फिर वर्ग के व्युत्क्रमानुपात या फिर व्युत्क्रमानुपाती, क्या हो जाएगा इसका आंसर, समानुपाती। इसका होता है पता है क्या, वर्ग के अनुपात में। दो वस्तुओं के बीच में गुरुत्वाकर्षण जो बल होता है ना, उसके बीच की दूरी होती है, वो होती है वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती, ठीक है। चलो सवाल में चलते हैं 25 में क्या है कि देखा जाएगा तो समझ में आएगा। ये क्या है, यदि कोई अंतरिक्ष यान पृथ्वी के केंद्र से पृथ्वी की त्रिज्या की दोगुनी दूरी पर हो तो उसका विकीय त्वरण क्या होगा। तो दोस्तों इसका मान आप याद कर लें कि कोई भी वस्तु जो है, कोई भी अंतरिक्ष यान पृथ्वी के केंद्र से पृथ्वी की त्रिज्या से अगर उसको तुलना किया जाए ना, तो उसका है सो तुलना किया जाएगा वो भी दोगुना दूरी पर, तो वो हो जाएगा कितना 2.45 यानी कि 2.45 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। चलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। 26 चलते हैं। किसी पदार्थ का आपेक्षिक घनत्व बराबर होता है किसका, तो पदार्थ का घनत्व बटा प्रमाणिक पदार्थ का द्रव्यमान, यानी कि एक बार क्या क्वेश्चन फिर से पढ़ते हैं। किसी पदार्थ का आपेक्षिक घनत्व बराबर होता है किसका, पदार्थ का घनत्व बटा प्रमाणिक पदार्थ का घनत्व, और घनत्व पदार्थ का घनत्व बटा किसी दूसरे पदार्थ का घनत्व, पदार्थ का घनत्व बटा पारा का घनत्व। और ऑप्शन आपका जो है इसका ए हो जाएगा, ठीक है, पदार्थ का घनत्व बटा प्रमाणिक पदार्थ का घनत्व। चलो सवाल नंबर 26 का हो जाएगा। बहुत ही आप लोग का इरिलेवेंट सवाल दिया हुआ है जो कभी पूछता नहीं है, इस बार आप लोग का मॉडल पेपर में लोगों को डरा दे रहा है, तो फाइनल में क्या होगा पता नहीं, लेकिन देखना पड़ेगा क्या होगा, देखते हैं क्या होता है। फिर भी आप लोग अपना तैयारी रखें अपना एकदम अच्छा। चलिए सवाल नंबर देखते हैं 27। लिनियस द्वारा विकसित नामांकन प्रणाली है एक पदी, वर्नाकुलर, द्विपदी और बहुपदी। अब ये सवाल क्या कर दिया, तो द्विपदी इसका हो जाएगा, ठीक है, द्विपदी। देखिए कुछ क्वेश्चंस नए हैं, नए क्वेश्चंस को हम बता रहे हैं, आपको याद कर लीजिएगा, ठीक है। द्विपदी कुछ किया नहीं जा सकता क्योंकि समय आपका कम है, क्वेश्चंस को याद करना बहुत ज़्यादा है। बाकी सवाल नंबर 28 देखते हैं क्या है। वर्गीकरण का मूल इकाई क्या है, किस्म, प्रजाति और जीनस और या फिर परिवार। इसका 28 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, प्रजाति। वर्गीकरण की जो इकाई जो है ना वो प्रजाति से संबंध रखती है, ठीक है, प्रजाति मतलब स्पीसीज इंग्लिश में बोलते हैं, ठीक है। सीड ऑफ क्या है, इनक्लोज्ड इन फ्रूट, नहीं ये नहीं होगा, इसका इंग्लिश में कहाँ दिया हुआ, अच्छा ऊपर दिया हुआ है यहाँ पे, स्पीसीज बोले ना, यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी स्पीसीज, हिंदी में प्रजाति। सवाल नंबर 29 चलते हैं। क्या है, एंजियोस्पर्म पौधे की विशेषता क्या है। ये वाला आप लोग का चैप्टर जो है सो डिलीट कर दिया था। हम जब लाइव क्लास में पढ़ रहे थे तो बच्चे लोग बोले थे क्या कि सर ये वाला चैप्टर नहीं आ रहा है, आ गया ना क्वेश्चन। मैंने कहा था कि डिलीट चैप्टर से भी कभी कभी सवाल कर देता है, ये चैप्टर आप लोग का नहीं है, निकाल दिया सिलेबस से, लेकिन सवाल दे दिया। अब क्या कहेंगे झारखंड बोर्ड को, झारखंड बोर्ड जो है ना बच्चा का भविष्य के साथ खेल रहा है, बच्चा को गुमराह कर रहा है। अब गुमराह बच्चा हो रहा है तो क्या करेगा बच्चा बेचारा, अब पढ़ा भी नहीं है ऐसा सवाल। क्या लिखा हुआ है, फूल की उपस्थिति और फल की बंद बीज और रेशेदार या फिर टैप रूट सिस्टम या फिर उपरोक्त सभी एंजियोस्पर्म के पौधे की विशेषता क्या है। एंजियोस्पर्म पौधे की विशेषता क्या है, तो ऑप्शन नंबर बी फल में बंद बीज, फल में बंद बीज, फल में बंद बीज, ठीक है। जो भी पौधे जो भी फल होते हैं जो हम लोग खाते हैं उसमें बीज पाया जाता है वो क्या है, एंजियोस्पर्म के पौधे हैं। आम हो गया है ना, अनार हो गया, अनार नहीं बोलना है, आम हो गया, और क्या बोलते हैं उसको, बैर हो गया, जामुन हो गया, है ना, जिसमें बीज पाया जाता है वो एंजियोस्पर्म पौधे पाए जाते हैं, एंजियोस्पर्म पौधे में पाए जाते हैं। सवाल नंबर 30 देखते हैं क्या है कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का रासायनिक सूत्र क्या है। तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का लिखते हैं पहले, Ca का नेगेटिव वैलेंसी और OH का होता है ना 2, तो 1 हो जाएगा यहाँ पर 2, नहीं ऐसे हो जाएगा, इसका 2 होता है वैलेंसी, इसका 1 होता है, तो Ca 1 जा Ca, ठीक है, और OH 2,
यस सर। ऑप्शन नंबर कहाँ हो जाएगा? सी में। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का ये रासायनिक सूत्र है। सवाल नंबर चलते हैं 31, जल्दी जल्दी। अपने सिर पर 20 चालू के में से चालू है। अपने सिर पर क्या बोल रहा है? 20 kg का बक्सा उठाए किसी जो है सो कोई कूली क्षैतिज प्लेटफॉर्म पर 10 मीटर पर चलता है ना? तो गुरुत्वीय बल के विरुद्ध कुल दूरी जो है सो उसका मतलब विरुद्ध कूली द्वारा किया गया कार्य क्या है? एक बार फिर से समझिएगा। एक कूली है, अपने सिर पर 20 kg का बक्सा उठाता है और 10 मीटर वो चलता है। वो जो क्षैतिज मतलब सीधा चल रहा सीधा है ना? तो वो कूली जो है सो बक्से के लिए जो है सो बल लगा रहा है, अपना कार्य जो कर रहा है ना, तो कूली द्वारा किया गया कार्य कितना है? तो वर्क बराबर कितना होता है बताओ? तो वर्क बराबर होता है F इंटू एस। कहता है F इंटू एस, है ना? तो F आपका मतलब समझ रहा है? F इंटू एस नहीं, M इंटू एस। यहाँ पे M इंटू एस करना है, ठीक है? M कितना है? 20 kg। 20 kg और S मतलब डिस्प्लेसमेंट, यानी चल रहा है 10 मीटर तक, तो कितना हो गया? 200 जूल काम करेगा वो। कहाँ दिख रहा है? ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। चलो सवाल नंबर 32 देखते हैं। 1 kg की वस्तु की गतिज ऊर्जा 1 जूल है, तो उसकी चाल क्या होगी? तो आप लोग बता दें कि गतिज ऊर्जा यहाँ पूछ दिया ना, गतिज ऊर्जा का एक फॉर्मूला होता है, उसको बोलते लिखते हैं इंग्लिश में काइनेटिक एनर्जी, यानी कि ईके, बड़ा ई छोटा के। ईके इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी, गतिज ऊर्जा बराबर हाफ mv²। कितना होता है? हाफ mv²। तो आपका गतिज ऊर्जा दे रखा है, कितना दे रखा है? 1 जूल। इधर 1 कर दो, फिर 1/2, ठीक है? 1/2 हो गया। और m द्रव्यमान दे रखा है 1 kg और v² को छोड़ देंगे, क्योंकि चाल निकालने वाला है ना, चाल मतलब v छोड़ देंगे। तो यहाँ क्या हो जाएगा? ये गुना हो जाएगा, यहाँ पे आपका आएगा v² पूरा, v गुना 1 तो v² हो जाएगा, और आपका यहाँ ई चला क्रॉस मल्टीप्लाई, यानी कि 2 हो जाएगा, है ना? तो v² इज इक्वल टू 2 आया, यानी कि सिंगल भी निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? 1 नहीं, √2 रूट में आ जाएगा, ठीक है? अब 2 वर्गमूल किसका है? अब आप क्या करोगे कि 2 का निकालोगे ना वर्गमूल, 2 को निकालोगे वर्गमूल, तो आपका कटेगा कितना? 2 का टेबल में 2 एकम 2, 1 एकम 1, 2 दिन 2, है ना? एक एकम 1 करके लेना पड़ेगा। 2 का वर्गमूल 1 गुना 1 आएगा, फिर यहाँ पे 1 जोड़ देंगे, यहाँ 2 हो जाएगा, फिर घट के यहाँ कितना जाएगा? 1। फिर यहाँ पे पॉइंट लेंगे, फिर है ना 00 आएगा, यहाँ 00 आएगा। इस तरीके से अगर आप निकालेंगे तो 1 पॉइंट समथिंग आपका 1.4 समथिंग करके आएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। 2 किसका वर्गमूल है? तो 1.44 मीटर प्रति सेकंड का, ठीक है? चलो सवाल नंबर हम लोग 32 कर लिए। चलते हैं 33, जल्दी ख़त्म करते हैं, काफ़ी लंबा हो रहा है वीडियो, है ना? क्या है? यदि 2500 जूल कार्य करने में किसी मशीन का जो है ना 5 सेकंड का समय लगता है, तो उसकी शक्ति क्या होगी? तो शक्ति का फॉर्मूला क्या आता है पता है? P पावर इज इक्वल टू क्या आता है पता है? कार्य बट्टा W/T, मतलब वेट वर्क बट्टे टाइम। पावर इज इक्वल टू वेट बाई टाइम। तो वेट कितना है? वेट आपका है नहीं, वर्क कितना है? वर्क W फॉर वर्क है, ठीक है? वर्क कितना है? 2500 और आपका टाइम कितना है? 5 सेकंड। काटिए, 25 00, यानी कि क्या हो गया? 500 वाट, है ना? उसको शक्ति लगेगा। 500 वाट आपका यहाँ पे दे रहा है, कहीं ऑप्शन में नहीं है, लेकिन इसको चेंज करता है, इसका मतलब सेकंड में ना है। तो 500 वाट आया ना, तो 500 वाट को क्या करना है? किलोवाट होता है ना, तो किलोवाट में कितना वाट? किलोवाट 1000 होता है ना, 1000 से भागा मारना है, 3 जीरो कटेगा तो यहाँ पॉइंट आ जाएगा, यानी 1 जीरो गया, 2 जीरो गया, तीसरा के लिए क्या करेंगे हम लोग? यहाँ पॉइंट डाल देंगे, यानी कि 0.5 जहाँ दिखेगा वही इसका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी यही हो जाएगा। किलोवाट के लिए हम लोग चेंज कर रहे हैं इसको, मतलब 500 वाट को, तो 500 वाट आया ना, थोड़ा समय ना, 500 वाट को किलोवाट में बदलने के लिए क्या करेंगे? 1000 से भागा मारेंगे, 2 जीरो कटा, तीसरा जीरो के लिए पॉइंट बढ़ा देंगे, 0.5 इसका हो जाएगा, ठीक है? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलो सवाल नंबर देखेंगे हम लोग अगला 34 नंबर सवाल कि निम्नलिखित में से कौन सा कालाजार का कारण बनता है? ट्रिपेनोसोमा और बैक्टीरिया, या फिर एस्केरिस और लिस्मेनिया। तो लिस्मेनिया सही इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है? चलो सब याद कर लेना है समय रहते। चलो सवाल नंबर 35 देखते हैं क्या एक संक्रामक रोग किसके कारण होता है? इधर क्वेश्चन ठीक है। चयापचय का विकार जो होता है वो चयापचय विकार, एलर्जी और रोगजनक और हार्मोनल असंतुलन। रोगजनक। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका रोगजनक, है ना? संक्रामक रोग जो है सो रोगजनक कारण बनता है, ठीक है? सवाल नंबर 36 देखते हैं। एक स्टेथोस्कोप मतलब होता है वो जो डॉक्टर लोग नहीं ला रहा हेडफोन, यस सर, हाँ, वो धड़कन जो है, हृदय का धड़कन की ध्वनि स्टेथोस्कोप नली में गमन करती है, तो वो सोनिक बूम जैसा होता है, या फिर एक सरल रेखा में, और या फिर नली में बारंबारता परिवर्तन द्वारा, या फिर नली में मुड़ जाने के कारण। नली में परिवर्तन द्वारा।
क्या लगता है? सी नंबर। नली में बारंबारता परावर्तन के कारण सुनाई देता है वो, है ना। नली में बार बार क्या करता है वो, ऐसे ऐसे गूंजता है ना। वो जो नहीं स्टेथोस्कोप, यस सर। डॉक्टर लोग लगाता है, यहाँ से जाता है हम लोग का हार्ट का आवाज़, तो ऐसे ऐसे जाता है वो, है ना। तो बारंबारता के कारण सुनाई देता है हम लोग को। चलो सवाल नंबर देखते हैं 37 क्या है। स्पष्ट प्रतिध्वनि सुनाई पड़ने के लिए ध्वनि का परावर्तन करने वाली सतह के स्रोतों को कम से कम कितनी दूरी पर रखना होना चाहिए? 17.2। कम बोल रहा है कि प्रतिध्वनि सुनाई अगर देता है ना, तो उसका परावर्तन सतह जो होता है श्रोता से कम जो है सो वो 17.2 मीटर की दूरी पर होनी चाहिए। सवाल नंबर 37 का बी हो जाएगा। 38 चलते हैं जल्दी जल्दी। निम्नलिखित में से किस माध्यम में ध्वनि की चाल सबसे ज़्यादा होगी? समुद्री जल में, स्टील में, ठोस में ज़्यादा होता है। स्टील ठोस हो गया ना, आगे पढ़ने की जरूरत नहीं है। स्टील। 39 चलते हैं। सौर विकिरण गर्म करता है जल निकायों की तुलना में भूमि को तेजी से, या फिर जल निकायों की तुलना में भूमि को धीमी गति से, या फिर भूमि और जल निकाय दोनों को समान रूप से, या फिर ना तो भूमि ना तो जल निकाय को। जल निकाय की ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? तेजी से गति है। ए होगा। जल निकायों की तुलना में भूमि को तेजी से क्या करता है? ये गर्म करता है। ठीक है, हमारा आखिरी प्रश्न है 40 नंबर। ऑक्सीजन मुख्य रूप से वायुमंडल में वापस आती है जीवाश्म ईंधन के जलने से, या फिर श्वसन से, या फिर प्रकाश संश्लेषण से, या फिर कवच से। प्रकाश संश्लेषण से जो है ऑक्सीजन क्या करती है? वायुमंडल में वापस आती है। इसी तरीके से करीब हम लोग 40 क्वेश्चन कर चुके हैं दोस्तों। आप लोग उसको रिवाइज कर लेंगे। बहुत सारे हमने देखा कि न्यू क्वेश्चन है जो कि आपका सिलेबस से बाहर है। सिलेबस में कोई चैप्टर नहीं दिया हुआ है, डिलीट कर दिया गया, तो फिर भी पूछ रहा है, तो आपको जो है सो याद कर लेना है। कोई गारंटी